आज से हम फिजिक्स 9th क्लास का खुद पढ़ने जा रहे हैं। आप भी इसमें सीख सकते हैं कि फिजिक्स क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास 9 का ये है। पहला टॉपिक है विज्ञान। विज्ञान क्या है? इसका है सावधानीपूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोगों और परीक्षण द्वारा प्राप्त गौण ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। विज्ञान एक विशेष किसी चीज़ का विशेष ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। तो जैसे यहाँ पर है सावधानीपूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोग क्या करते हैं? हम लोग को चीज़ सीखने के लिए, नया चीज़ जानने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं। जैसे कि हम जानना चाहते हैं कि कोई बॉल है, उसको किस एंगल से फेंका जाए कि वो ज़्यादा दूरी तक पहुंच सके। जैसे ये ज़मीन है, यहाँ पर हमें खड़े, तो इसको किस एंगल से फेंका जाए, या तो इधर ही फेंकें या फिर ऐसे फेंकें या फिर ऐसे फेंकें ताकि वो ज़्यादा दूरी जा सके। तो इसको करने के लिए जो प्रयोग करेंगे तो वो प्रयोग मेरा सावधानीपूर्वक होना चाहिए। सावधानीपूर्वक ये कि जैसे हम बॉल की जगह पत्थर भी यूज कर सकते हैं, तो पत्थर से करेंगे तो सावधानी यही रखेंगे कि वो किसी को लगे नहीं, वो अच्छा जगह मतलब चुनेंगे। यदि ऊपर फेंकते हैं तो वो ऊपर मेरे सिर पर नहीं लग जाए, तो ये सावधानी बरतनी पड़ेगी। और क्रमबद्ध तरीके से कहने का मतलब हो गया कि हम जो स्टार्ट करेंगे या तो सीधे लाइन फेंकेंगे, नीचे देखेंगे कितना दूर गया, उसके बाद फिर थोड़ा सा एंगल बना करके फेंकेंगे, फिर नोट करेंगे कहाँ पर वो जा करके कितना दूरी पर वो गिरा। इस तरह से क्रम से मतलब ये फेंकेंगे ताकि हमको पता चल जाए। अगर ऊपर से स्टार्ट करेंगे, यदि बॉल थ्रो करेंगे तो स्वाभाविक है कि ऊपर फेंकेंगे तो खुद नीचे ही आएगा, तो थोड़ा ही डिस्टेंस वो ट्रेवल करेगा। तो उसी तरह से एक क्रमबद्ध यही हो गया कि क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोगों और परीक्षण द्वारा प्राप्त। परीक्षण क्या हुआ? जब हम ये करेंगे, प्रयोग करेंगे और देखेंगे तो वही होता है परीक्षण करना, और उससे जो प्राप्त ज्ञान होगा उसी को हम विज्ञान कहते हैं। तो जब हम परीक्षण करेंगे तो पता चला कि आप जब इसको 45 डिग्री कोण बनाते हुए, यदि आप 45 डिग्री कोण बनाते हुए यदि बॉल आप फेंकते हैं तो आपको जो है ना, ये जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है वो सबसे अधिकतम दूरी पर वो जाती है। तो यही है विज्ञान की परिभाषा। सावधानीपूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोगों और परीक्षण द्वारा प्राप्त गौण ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। तो अब आते हैं कि विज्ञान की कितनी शाखाएं हैं। तो विज्ञान की 2 मुख्य शाखाएं हैं, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान। विज्ञान की 2 शाखा हैं, एक शाखा है मेरा भौतिक विज्ञान और दूसरी शाखा है मेरा जीव विज्ञान। जीव विज्ञान हम लोग भौतिक विज्ञान में क्या सीखते हैं? तो भौतिक विज्ञान का संबंध निर्जीव पदार्थों और उनसे संबंध घटनाओं से होता है। भौतिक विज्ञान में जो निर्जीव पदार्थों का अध्ययन करते हैं, पहाड़, जब पत्थर, यानी कि प्रकृति में जो भी निर्जीव चीज़ है उसके बारे में अध्ययन करते हैं, ठीक है। और जीव विज्ञान में हम लोग सजीव पदार्थों और उनसे संबंधित घटनाओं से अध्ययन करते हैं। सजीव पदार्थ जैसे पेड़ पौधा, हम लोग खुद सजीव हैं, तो इसी से संबंधित घटना का प्रयोग हम लोग ये सीखते हैं जीव विज्ञान में। अब भौतिक, ये जो हो गया भौतिक विज्ञान, इसमें हम लोग क्या सीखते हैं? निर्जीव पदार्थ के बारे में हम लोग सीखते हैं। भौतिक विज्ञान में हम लोग निर्जीव पदार्थ और उनसे संबंधित घटना के बारे में सीखते हैं, और जीव विज्ञान में सजीव पदार्थों के बारे में सीखते हैं। सजीव पदार्थ जो जिसमें जीवन है वो सजीव पदार्थ है, ठीक है। अब भौतिक विज्ञान का भी 2 शाखा है। ये भौतिक विज्ञान का भी 2 शाखा है, जिसमें पहला है भौतिकी,
एवं दूसरा है रसायन। दूसरा है रसायन शास्त्र, जिसको भौतिकी को फिजिक्स कहेंगे और रसायन शास्त्र को केमिस्ट्री कहेंगे। जीव विज्ञान का भी 2 शाखा है, जीव विज्ञान का भी 2 शाखा है। एक का नाम है वनस्पति विज्ञान, एक का नाम वनस्पति विज्ञान हो गया और दूसरे का नाम प्राणी विज्ञान। प्राणी विज्ञान तो वनस्पति विज्ञान में हम लोग पेड़ पौधा का अध्ययन करते हैं और प्राणी विज्ञान में हम लोग जीव जंतु का अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो वनस्पति हो गया पेड़ पौधों का अध्ययन, पेड़ पौधों का अध्ययन, और प्राणी विज्ञान में हम लोग जीव जंतु का अध्ययन करते हैं। जीव जंतु का अध्ययन हम लोग प्राणी विज्ञान में करते हैं। तो यहाँ तक हो गया। अब यहाँ पे है किसी वैज्ञानिक के काम करने के तरीके अर्थात वैज्ञानिक विधि के 5 मुख्य हैं। कोई यदि वैज्ञानिक जो होते हैं वो विज्ञान के बारे में कुछ नॉलेज इकट्ठा करके जो नॉलेज इकट्ठा करते हैं उसका काम करने का क्या तरीका है वो यहाँ पे दिया गया है। पहला है घटनाओं का सावधानी पूर्वक किया गया प्रेक्षण। पहले वैज्ञानिक क्या करता है, कोई भी जो प्रकृति में घटना हो रहा है उसका पहले अध्ययन करता है। जैसे हम देखता है कि बारिश होता है तो बारिश जब होता है तो पानी क्या होता है पहाड़ पर कहीं भी गिरे वो जो है ना नीचे मतलब बह के जाता है। जिधर ढलान होता है पहाड़ से पानी नीचे आता है। तो इस तरह से वो ऑब्जर्वेशन हुआ, ये घटनाओं का सावधानीपूर्वक परीक्षण करता है कि पानी नीचे जा रहा है। फिर दूसरा है संभावित कारणों का अनुमान लगाना। फिर वैज्ञानिक क्या करता है कि पानी जो नीचे जा रहा है उसका कारण का जो है ना कारण का अनुमान लगाते हुए पानी नीचे क्यों जा रहा है। तो उसके लिए वो क्या करते हैं पानी लेते हैं एक टेबल कुछ भी बेंच पर टेबल पर पानी गिराते हैं, देखते हैं तो वो पानी रुका हुआ है। फिर उससे क्या करता है जैसे यहीं पर पानी दें ऐसे कर दें तो वो पानी नीचे जाने लगता है। अगर यदि हम पानी को यहाँ रख करके पानी इसको ऊपर उठाएं तो पानी नीचे आने लगता है। तो इसके बाद पता चलता है कि पानी जो है ना हमेशा ऊपर से नीचे की ओर आना नीचे की ओर जाता है, ये हम जानते हैं। जिसका अनुमान लगाते हैं इसका कारण क्या है कि वो पानी जो है हमेशा ऊपर से नीचे ही जाता है, इसका अनुमान लगाते हैं, कारण जानने का प्रयास करते हैं। फिर तीसरा है परीक्षणों और प्रयोगों द्वारा उन कारणों की जांच। हम लोग परीक्षण करके उसका कारण जानना चाहते हैं कि वो पानी नीचे क्यों जाता है। तो जैसे कि क्या कारण है तो पता चलता है कि पृथ्वी के पास अपना गुरुत्वाकर्षण बल है जिसके कारण कोई भी चीज़ जो है ना नीचे की ओर जाता है। ये फिर है जांचों का आधार पर किसी निष्कर्ष पर पहुंचना। तो पांचवा है चौथा है जांचों का आधार पर किसी निष्कर्ष पर पहुंचना। तो इस तरह से निष्कर्ष पर पहुंचता है कि पृथ्वी पर अपना गुरुत्वाकर्षण बल है और हमेशा पानी जो है ऊपर से नीचे की ओर ही जाना होता है। फिर पांचवा है आवश्यकता अनुसार विचारों और सोच में अपरिहार्य परिवर्तन करना। कभी कभी क्या होता है कि कोई जैसे कि एक ये है कि पृथ्वी जो है सूरज के चारों ओर चक्कर लगाता है। पहले ये मान्यता नहीं था, पहले मान्यता था कि सूरज के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगाता है। ये बहुत सालों तक रहा, जिसमें कि कुछ वैज्ञानिक आए उन्होंने बोले कि नहीं ये मान्यता सही नहीं है, इसका जो है ना अपोजिट हो रहा है, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी खुद चक्कर लगाती है। तो इस तरह से जो है ना वैज्ञानिक कि कोई भी विचार है उसमें अपरिहार्य परिवर्तन मतलब कुछ नया परिवर्तन भी ला सकते हैं। इस तरह से ये वैज्ञानिक का काम करने का तरीका हुआ। फिर है वैज्ञानिक किसी एक राष्ट्र या किसी एक काल के नहीं होते। सही बात है, वैज्ञानिक जो होते हैं वो कोई भी चीज़ होता है खोज करता है तो वो सिर्फ उसी देश के लिए नहीं बल्कि उसका खोज पूरे देश में मतलब पूरे पृथ्वी पर जितना भी देश है सबको फायदा होता है। तो वे समस्त मानव जाति के होते हैं वैज्ञानिक। विज्ञान एक निरंतर चलने वाली मानवीय प्रक्रिया है। विज्ञान क्या है, निरंतर चलने वाली मानवीय प्रक्रिया। ये मानव के द्वारा ही जो है ना विज्ञान एक्चुअली में विज्ञान जो है वो तो
प्रकृति में ज्ञान छुपा हुआ है, वो ज्ञान को कौन ढूंढ निकालता है? मनुष्य निकालता है। इसलिए यहाँ बताया गया है कि विज्ञान एक निरंतर चलने वाली मानवीय प्रक्रिया है। ठीक है। महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कितना ठीक कहा था। उसने कहा था, इस बात को हमेशा याद रखना कि जो अद्भुत बातें तुम अपने विद्यालयों में सीखते हो वे संसार के सारे देशों में कई पीढ़ियों द्वारा उत्साहपूर्वक किए गए प्रयास और अनवरत परिश्रम का ही फल है। कोई भी चीज़ हम विद्यालय में सीखते हैं कि बादल कैसे बनता है, बरसात कैसे होती है, ठीक है, कुछ भी जो बातें सीखते हैं, एरोप्लेन कैसे आखिर उड़ जाता है, तो ये जो है ये ऐसे ही नहीं हो गया। रॉकेट कैसे चल जाता है, इसके पीछे विज्ञान है। विज्ञान को खोजने में उसका जो ज्ञान है किसने मदद किया? वैज्ञानिक ने मदद किया। तो अनवरत प्रयास का ही फल है। यह सब कुछ तुम्हारे हाथों में विरासत के रूप में दिया गया है। हमें विरासत के रूप में मिला है ताकि तुम इसे स्वीकार करो, इसे मान दो और इसमें वृद्धि करो। हम लोग विज्ञान को सीख करके कुछ इसमें नया खोजें और एक दिन इसे तुम भी अपनी अगली पीढ़ी को निष्ठापूर्वक सौंप जाओ। हम लोग का एक कर्तव्य बनता है, हम लोग सीख रहे हैं, इस विज्ञान में कुछ नया चीज़ हम लोग डालें। नया चीज़ का मतलब कुछ अपना खोजें, कुछ ये अपना सहयोग दें विज्ञान में। ओके, आज का क्लास इतना है। कल फिर मापन बताएंगे।